नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। तो अब तक हम लोगों ने बीएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के टीवाईक्यू को देखा। एक लेक्चर मैंने लिया था कि मैं हिस्ट्री की शुरुआत कैसे करूंगा इस पर, और आज हम लोग ऑफिशियली कह सकते हैं हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री आज से हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ध्यान में रखना है कि मेरी कोशिश यह रहेगी कि आपको इतिहास एक रटने वाला विषय ना लगे, इतिहास एक समझने वाला विषय लगे। आप इतिहास को पढ़ते समय एंजॉय कर सकें, आपके लिए इतिहास रटने वाला विषय ना लगे। साथ ही साथ आपकी समझ बहुत आसान हो इस विषय को लेकर, और विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही ये लेक्चर होगा, है ना। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश ये करूंगा कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, चाहे बीएसएससी के द्वारा चाहे बीपीएससी के द्वारा, आप इन लेक्चर्स के बाद आसानी से हिस्ट्री से यदि कोई सवाल हो तो आप बनाने में सक्षम हो पाए। लेकिन आज का जो क्लास होगा वो एक तरीके से परिचय ही होगा। इतिहास के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत ये करने की कोशिश करेंगे कि इतिहास पढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए और इसको लेकर हमारी रणनीति कैसे होनी चाहिए, किन किन मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले ये समझिए कि हिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाए। हिस्ट्री को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये तो पता चले कि ये विषय है क्या। जैसे मैं आपसे पहला प्रश्न यह लूं कि इतिहास विषय है क्या, यह बताइए। तो आप अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं। जैसे एक परिभाषा है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इसमें एक पार्टिकुलर प्लेस है और टाइम है, काल क्रमोनिक इस पे बात की गई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन थोड़ी इस पे गौर करने वाली बात यह है कि जब हम किसी खास जगह के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी कुछ सोर्सेस पर होती है और उसके लॉजिकल इन्फेरेंस पर होती है, और हम इसमें यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी खास जगह पर ह्यूमन बीइंग कैसे एक जगह से दूसरे एक समय से लेकर अगली समय तक वो कैसे पहुंचे। यानी कि इतिहास में हम मूलतः समय की यात्रा को ध्यान देते हैं, और ये यात्रा किसकी? मनुष्य की। तो आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इतिहास में आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि भारतीय इतिहास के 3 वर्गीकरण किए गए: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये डिवीजन का कोई साइंटिफिक बहुत ज्यादा कारण नहीं है, लेकिन
एक प्रयास किया गया था 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल के द्वारा उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उससे एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की कल्पना बाहर आई। ठीक है, और इसी क्रम में हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को खत्म करेंगे, फिर मध्यकाल के इतिहास को खत्म करेंगे, और फिर आधुनिक भारत के इतिहास को करेंगे। भारत में जो मनुष्य की यात्रा जो समय में अलग अलग हुई है, उसे हम लोग यूं समझ सकते हैं कि एक तो सबसे पहले ये बात है कि इतिहास की जो यात्रा है वह वर्तमान से अतीत की ओर है। वर्तमान से अतीत की ओर, इसे जरा समझिएगा। वर्तमान से अतीत का मतलब है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर पहुंची, यहां पर कॉलोनियल एरा स्टार्ट हुआ, और उनके दौर में बहुत सारी खोजें होनी शुरू हुई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बनना हुआ। और ये खोजें कब हो रही थी? तो 19वीं शताब्दी में हो रही थी। और किसके बारे में हो रही थी? तो एंशिएंट इंडिया के बारे में हो रही थी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता होगा 1924 ईस्वी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिक्लेरेशन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये जो यात्रा है वो वर्तमान से अतीत की ओर है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो काल क्रमानुसार सजा कर नहीं रखा गया है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं है, बल्कि हम 10वें नंबर पर खड़े हैं और एक नंबर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ताजुब की बात यह है कि जब हम 1924 से 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 2500 बीसीई की बात कर रहे हैं, तो इस इन्फेरेंस में बहुत सारे गैप होंगे। उन गैप को लॉजिक रूप से, तार्किक रूप से समझना है और फिर पीछे बढ़ना है। एक साधारण भाषा में मैं कहूं कि अगर इतिहास क्या है तो मनुष्य की यात्रा है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ है। अब आप जहां कहीं भी, जिस किसी भी जगह के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वहां के बारे में ये चर्चा है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में कहना चाहते हैं तो ये भारत में रह रहे लोगों की विकास यात्रा की कथा है, इतिहास, भारत का इतिहास, जिसको जेम्स मिल ने 1817 में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत में बांटा। तो जो सोर्सेज हमारे यहाँ ज्ञात हो पाए, जिसके लॉजिकल इंफेरेंस से यहाँ का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार किया गया, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमने कुछ हिस्से में बांटा। जैसे सबसे पहला जो 2500 ईसा पूर्व की मैं बात करूं तो वहां आईवीसी है, यानी मैं आप एक और यहां पर लेना चाहता हूं ब्लैंक पेज। आप ऐसे समझो कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जिसकी आज हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, ये कब से कब तक है? तो 2500 बीसीई से लेकर 2500 बीसीई से लेकर कोई 800 सीई तक। हालांकि मैं आपको कहूं कि ये जो टाइमलाइन का जो डिवीजन मैं लिख रहा हूं यही है एक्यूरेट, ऐसी बात नहीं है, एक विचार यह भी है। ठीक है, मध्यकाल का जो इतिहास है, मध्यकाल, इसके बारे में कहा गया कि ये कोई 800 सीई से लेकर 800 सीई से लेकर 1700 तक, कभी कभी यूरोपियों के आने तक माना जाता है, यूरोपीय आगमन तक, तो ये 1500 ईस्वी तक मान लीजिए। ठीक है, और आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास,
आधुनिक भारत का इतिहास, ये 1700 से लेकर 1950 तक। मैं एकदम बेसिक से बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी सीई जो मैं लिख रहा हूं और बीसी लिख रहा हूं उसमें भी हो सकती है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, फिर अगले स्लाइड में उसके लिए मैंने एक रखा है, वहां पे मैं बातचीत करूंगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2500 बीसीई से लेकर 1950 ईस्वी तक, अगर इसे 2000 मान लें तो लगभग लगभग आपके पास 4000 से लेकर 4500 साल तक की कहानी भारत के इतिहास में पढ़नी है। 4000 से 4500 साल की कहानी भारत के इतिहास के रूप में हम पढ़ेंगे, जिसे हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास या आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में बांटा है। ठीक है, अब प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे हम लोग जरा समझ लेते हैं। तो कई चैप्टर्स हैं, जैसे सबसे पहला चैप्टर है इतिहास का परिचय, जो आज हम लोग ये जो पहला चैप्टर कर रहे हैं कि इतिहास विषय क्या है, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, है ना, इसे कैसे बांटा गया, ये हम लोगों के लिए इतिहास का परिचय, ये पहला हिस्सा है। दूसरा है पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब क्या है कि आप यह समझो कि मनुष्य इस पूरे विषय के केंद्र में है। मनुष्य इस पूरे विषय के केंद्र में है, लेकिन मनुष्य अलग अलग फेज में है। जैसे अभी वर्तमान से मैं रखूं तो आपको ज्यादा सटीकता से समझ में आएगा। वर्तमान का मनुष्य क्या है? वर्तमान के मनुष्य में रोबोट है, साइंस है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो डेवलपमेंट की जो एक पैरामीटर है उसमें बहुत हद तक आगे है, राइट। लेकिन मनुष्य जो सबसे प्रथम स्थिति में था, सबसे अतीत में जो था या सबसे प्राचीन स्थिति में था, वो पत्थरों से घिरा हुआ था। वो क्या था? पत्थरों से घिरा हुआ था, जिसे हम पाषाण कहते हैं। तो पाषाण कालीन मनुष्य से लेकर रोबोटिक ह्यूमन तक की जो यात्रा है वो सब का सब इतिहास में समाहित है, राइट। तो भारत की ज्योग्राफिकल एरिया में वह टाइमलाइन जिस समय मनुष्य की उपस्थिति सिर्फ इस स्थिति में है, उसे कहा गया पाषाण युग। फिर इसका फर्दर डिवीजन किया गया है 4-5 भागों में, जो आप लोग आगे देखेंगे, है ना, जिसमें आप अभी आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अगला का चैप्टर, जिसमें सभ्यता शब्द इस्तेमाल किया गया। पाषाण युग में एक शब्द आया नवपाषाण, नवपाषाण, जिसमें पत्थरों के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग को मनुष्य जानता है और यहां पर वो खेती कर रहा है, यहां पर वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रहा है, यहां पर वो तरह तरह के वो सभी काम कर रहा है जिससे मनुष्य के जीवन में अस्थाई भाव आया। और जैसे ही अस्थाई भाव आया तो वो एक साथ रहना लगा, जिसे हम सभ्यता कहते हैं। आज भी हम बोलचाल में बोलते हैं ना, कितनी दफा बोल जाते हैं कि वो व्यक्ति काफी सभ्य है। इसका मतलब है वो नियम कायदे कानून से बंधा हुआ व्यक्ति है, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलता है, नहीं। तो सभ्यता, सबसे पहली जो भारत की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु नदी के किनारे किनारे, सिंधु नदी या उसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज थी वहां पर बसी हुई थी। यानी भारत के पश्चिमी हिस्से में, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, भारत के हिस्से में पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सभी जो एरिया है वहां पर ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है। यहां पर हम लोग देखेंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, फिर इसे डिकोड करने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन था। चौथा है वैदिक युग। वैदिक युग जिसमें भाषा, अब तक मैं बता दूं कि यहां तक, यानी जो 3 चैप्टर आप देख रहे हैं, इतिहास का परिचय, पाषाण युग के साथ सिंधु घाटी सभ्यता, यहां तक
इतिहास को समझने के लिए जो भाषा की उपस्थिति है उसे हम लोग नहीं जान पाते हैं। इसके आधार पर भी इतिहास का डिवीजन है वो हम लोग देखेंगे। ये जो पहला हिस्सा बनेगा जहां पे भारत में रह रहे मनुष्यों की कहानी को समझने के लिए हम लोग भाषा के सहारे जाएंगे। भाषा जो यहाँ बोली जाती है उसको हम डिकोड करने में सक्षम हो पाए। उसके बाद से उत्तरकालीन वैदिक युग, वैदिक काल के बाद की स्थिति को समझा जाएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भारत में 8वीं ईसा शताब्दी के ईसा पूर्व में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और फिर 16 महाजनपद। 16 महाजनपद वह टाइमलाइन जो इन्हीं सोर्सेस से, जैसे बुद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उसमें भारत में 16 बड़े शहरों के बारे में चर्चा की गई जिसे 16 महाजनपद कहा गया। अंगुत्तर निकाय से ये पता चला है ना, अंगुत्तर निकाय ये बुद्धिज्म की एक पुस्तक है। और उसके बाद मगध का उदय। इन 16 महाजनपद में जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट डोमिनेंट था वह था मगध, और जिसकी राजधानी पहले गिरिव्रज या राजगिरी या राजगह थी, वर्तमान में पाटलिपुत्रा या पटना है। उस मगध में जो शासक हुए उसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो मौर्य के पहले कौन कौन लोग हुए ये हमारा अगला चैप्टर होगा, और अंत में मौर्यों का शासन, और मौर्यों के बाद फारसी आगमन भारत पर, और फिर सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे आप कह सकते हैं, सिकंदर, चाणक्य और चंद्रगुप्त और मौर्य युग, फिर भारत और ग्रीक शासन, इंडो ग्रीक एरा, जिसमें इंडियन रूलर्स और जो ग्रीक शासक हैं उनके दोनों मिले जुले। उसके बाद से शक, कनिष्क और मौर्योत्तर एरा, गुप्त काल, हुनों का आक्रमण, हर्षवर्धन का शासन, संगम युग, चेर, चोला, पांड्य, सातवाहन। अच्छा, इतिहास पढ़ते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि ये सभी जिस समय शासक थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इतिहास को पढ़ने में जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो ये कि जो भी तथ्य हम पढ़ते हैं उसका विजुअलाइजेशन हम कैसे कर पाए। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं हर्षवर्धन शासन, तो हर्षवर्धन क्या पूरे भारत का शासक था? हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत में हुन आक्रमण हुआ होगा, उसके बाद से हर्षवर्धन शासक बने होंगे। नहीं, भारत के किसी पार्टिकुलर एरिया में हर्षवर्धन का शासन था, जैसे उत्तरी भारत में केंद्रित थे, दक्षिणी भारत में नहीं थे। तो हम जब एक क्रोनोलॉजी बना रखे हैं तो उसे फॉलो करेंगे। उसके बाद संगम युग दक्षिण भारत पर फोकस्ड है, चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन, और फिर पल्लव और राष्ट्रकूट। कुल मिलाकर ये कोई 24-25 टॉपिक हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ मूलभूत बातें जो हमें समझनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैंने जो ये प्रयास शुरू किया है आप लोगों के समक्ष हिस्ट्री को टॉपिक वाइज लाने का, तो इसके लिए जो मैंने जो सोर्सिंग रखी है वो लुसेंट है, जो एक गाइड बुक के रूप में है, जिसमें सभी बातें रखी गई हैं। लेकिन इन केस अगर किसी एग्जाम में डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाए तो लुसेंट वहां काम नहीं आता है। लुसेंट में सभी बातें तो रखी गई हैं, लेकिन किसी एक विषय पर बहुत बेहतर ढंग से बातें नहीं रखी गई हैं। ये बात आपको स्वीकारना पड़ेगा। ये बात सच है कि लुसेंट पढ़कर आप सिपाही भी बनते हैं, लुसेंट पढ़कर दरोगा भी बनते हैं, लुसेंट पढ़कर आप पीपीएससी पास भी करते हैं, लेकिन लुसेंट से ही काम नहीं बनता है। हमें एक्सक्लूसिव अन्य पुस्तकों को भी ध्यान में रखना है। तो उसके लिए रामशरण शर्मा की पुस्तक जो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री पर है वो है, सतीश चंद्रा की मध्यकाल भारत है, और राजीव अहिर की आधुनिक भारत है, और साथ साथ क्वेश्चन बैंक। कुल मिलाकर इन सभी बुक्स को मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, अब जो मैं अगला बातचीत करना चाह रहा हूं वो ये कि इतिहास को हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका डिवीजन कैसे है। एक तो इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल के शब्दों में 1817 में जो उन्होंने बुक लिखी
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके अनुसार एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवीजन हुआ। लेकिन इसके बाद भी इंडियन हिस्ट्री में कुछ डिवीजन नजर आता है। जैसे इतिहास को पहले समझिए कि जो सोर्स, इतिहास क्या है, एक तार्किक रूप से स्रोतों की व्याख्या है, स्रोतों की व्याख्या है। यानी कि इतिहास में कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी मन गढ़ंत नहीं है। हां, यह जरूर हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर इतिहासकार किसी खास किरदार से बहुत प्रभावित होकर उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिख सकता है या किसी के बारे में कम लिख सकता है। लेकिन जब हम इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते इस पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तो इन सभी चीजों से, इन सभी बदलावों से होकर हम गुजरते हैं और सभी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरे हिस्से को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अंग्रेजी में। तीसरा है ऐतिहासिक काल, उसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये डिवीजन तो है, लेकिन इसका आधार क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल मनुष्य के उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व तक। आपको ध्यान रहे कि आईवीसी जो भारत का पहला सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। 1750 ईसा पूर्व तक। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। और इसका कैरेक्टर क्या है, यानी कि ये जो डिवीजन है उसमें हम क्या देखते हैं? इस समय को समझने के लिए, यानी 3000 ईसा पूर्व तक के बातों को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, वो लिखित नहीं है, यानी कोई भाषा नहीं है, कोई भाषा नहीं है। तो हमारी डिपेंडेंसी किस चीज पर है? पुरातात्विक साक्ष्य पर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं उस समय का मनुष्य जिन किसी वस्तुओं को उपयोग करता होगा जिंदा रहने के लिए। जैसे मनुष्य है, भोजन करेगा, या तो वो कृषि करके भोजन उत्पादन कर ले या फिर शिकार कर ले। तो शिकार करेगा तो कुछ ना कुछ हथियार चाहिए होगा। तो इस समय के मनुष्य को इनकी कथा को समझने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य जो है वही हमारे पास है। पाषाण काल इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है और इसमें पाषाण काल आता है। इसमें क्या आता है? पाषाण काल। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है? जो लिखित साक्ष्य है, इसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ तो भाषा होगा। हम थोड़े डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा, जब हम चैप्टर आएंगे तो मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बंदरगाह था, लोथल, वहां का एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था, जिससे वर्तमान के ईरान या उस समय की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, वहां से व्यापार होने के सबूत मिले थे। तो जब व्यापार जिस सभ्यता में होता होगा वहां भाषा नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उतनी बड़ी सभ्यता है तो भाषा का वजूद तो था, लेकिन क्या भाषा थी, कैसी बोली जाती थी, क्या स्क्रिप्ट थी, उसका मतलब क्या होता है, अभी का मनुष्य नहीं समझ पाता है। क्योंकि इतिहास की खोज कैसी हुई? वर्तमान से अतीत की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतिहास की यात्रा क्या है? वर्तमान से अतीत की यात्रा है, और अतीत से सबक है कि हम वर्तमान को कैसे जिएं और भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। बड़ा इंटरेस्टिंग है।
मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि यदि इतिहास कोई ना पढ़े ना समझे तो अपने समाज के बारे में वो क्या राय बना पाएगा, आगे की यात्रा वो कैसे कर पाएगा। इतिहास मुझे लगता है कि मानविकी विषय का सबसे कोर ग्रुप है, सबसे बेहतर ग्रुप है ना। तो आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में क्या है, अब जैसे देखो पुरातात्विक साक्ष्य क्या यहां पर नहीं होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन यहां लिखित साक्ष्य भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी हमारी पुरातात्विक साक्ष्य पर ही है। यानी कि इतिहास के दो बड़े हिस्से 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की कहानी में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन बहुत पढ़ा जाने योग्य नहीं। 600 ईसा पूर्व से आगे जब हम जाएंगे तो पुरातत्व भी है और साहित्यिक भी है। यानी कि हमारे पास उस समय के मनुष्य क्या सामान उपयोग करते थे यह भी मुझे पता है, उसका इन्फेरेंस करेंगे, उसका लॉजिकल इन्फेरेंस करेंगे, तार्किक विवेचना करेंगे, और फिर जो भाषा है उसको भी पढ़ने में हम सफल हो पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर इस 600 ईसा पूर्व से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मौर्य मिलेंगे, है ना। तो क्या हुआ, आपको 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना, ब्राह्मी लिपि, तो भाषा हम पढ़ पाए। जितने भी शिलालेख हैं, स्तंभ हैं, उनके मैटर्स को हम समझ पाए। तो इतिहास का एक डिवीजन जो है वो यह है। मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप सफलतापूर्वक समझने में, सहजता से समझने में सफल हो पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है इसे भी थोड़ा ध्यान दें कि जब हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो जो सबसे पहला फेज है, आप ऐसा समझो कि मनुष्य की जो डेवलपमेंट स्टोरी है वो कैसे आगे बढ़ी होगी। थोड़ा इसे हाइपोथेटिकल लेके आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य का जो सबसे पहला स्वरूप होगा वो जीव जंतुओं जैसा ही होगा, जो अन्य जीव जंतु जैसे रहते हैं। जिंदा रहने के लिए इन्हें भोजन की आवश्यकता है, और ये भोजन के लिए क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, या ये भोजन संग्रह कर रहे हैं। शिकार कर रहे हैं या भोजन संग्रह कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक ऐसा फेज आया होगा कि ये शिकार करने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का ही या फिर हड्डी का, उसमें तीव्रता आई होगी। और फिर ये भोजन संग्रह से भोजन उत्पादक बने होंगे। कृषि, इनके जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीजें आई होंगी जो इनमें काफी परिवर्तन लेके आया होगा, जैसे आग, जैसे पॉटर्स व्हील, चाक, देखिए तो। और फिर कृषि, खेती, एक एक जो परिवर्तन इनके जीवन में आया होगा मनुष्य के विकास की यात्रा में अलग गंभीरता लेकर आया होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि मनुष्य जिस दिन आग से परिचित हुआ होगा उस दिन क्या हुआ होगा, गजब हुआ होगा। मनुष्य जितने भी बाकी जानवर थे उनसे अलग हो गया होगा। अब ये रात में ज्यादा सक्षमता से देख सकता है। आग का मतलब नियंत्रित आग, नियंत्रित आग। जैसे आप भोजन बनाते हैं नियंत्रित आग से बनाते हैं, तो नियंत्रित आग की बात, ये रात में विजन प्राप्त कर चुका होगा, जंगली जानवरों को डरा सकता है, अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अंधेरे को विजित कर लिया मनुष्य ने।
आप जरा सोच के देखो कि जिस समय कृषि हुआ होगा उस समय क्या हुआ होगा। कृषि, जो मनुष्य पहले भटकता था भोजन की प्राप्ति को लेकर, घूमता रहता था, अब जैसे ही वो इकट्ठा हो गया, एक जगह रहने लगा, क्योंकि अब उसे भोजन के लिए भटकना नहीं है, एक जगह इकट्ठा रहना। तो कम्युनिटी लिविंग, सामुदायिक जीवन की शुरुआत। और चाक से क्या हुआ होगा? बर्तन बनाने सीखा होगा, मिट्टी के बर्तन। और आग और मिट्टी का बर्तन दोनों मिलकर भोजन को लंबे समय तक रखा जा सके, यह बात हुई होगी। और इसी तरीके से सभ्यता का विकास हुआ होगा, यानी कि विकास की यात्राओं में जैसे जैसे ये अचीवमेंट्स आते गए होंगे, मनुष्य विकसित हुआ चला जाता हो। तो जो सबसे पहला हिस्सा है जिसमें सिर्फ मनुष्य भोजन संग्रह और शिकार करता था, जिस पर मनुष्य के पास कोई भी सुविधा नहीं थी, यानी कि उसके पास नियंत्रित आग, चाक, कृषि नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। तो सबसे प्राइम फेज जो था वो पाषाण काल था, जिसे हम अंग्रेजी में स्टोन एज कहते हैं। इस स्टोन एज को भी हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसे हम कहते हैं पहला पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से लेकर 9000 ईसा पूर्व। ध्यान रहे कि भारत में यह समय जो है अभी भी खेती का नहीं है, सिविलाइजेशन का नहीं है, यानी कि उस समय मनुष्य का जो विकास है वो सबसे धीमी स्तर पर है। संभवतः इसको लेकर उस समय का पर्यावरण जिम्मेवार होगा, नेचर का वो पुश फैक्टर। नेचर कितनी दफा मनुष्यों को दबाव देता है, जैसे पानी की उपलब्धता एक जगह है तो वहां पर आप रह रहे हैं, पानी वहां नहीं रहेगा तो पानी की तलाश में किसी दूसरी जगह जाइएगा। तो ये नेचर का पुश फैक्टर है। पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। इसमें सबसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के टाइमलाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। ध्यान रहे कि इस समय तक मनुष्यों के जो औजार थे वो पत्थरों के बने हुए थे। मनुष्य खुद प्राकृतिक रूप से जो पत्थर उपलब्ध थे, पत्थर के आवास, गुफा, वहां पे ये रहता था। अब ये जो मैं कह रहा हूं इसके स्रोत क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास में कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, हर चीज स्रोत पर आधारित है। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक काल के जो स्रोत हैं उनको डिकोड करने का सोर्स जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। डॉक्टर प्राइम रोज, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पत्थरों की जो तीव्रता है, जो औजार हैं, जो पत्थर या हड्डियों के बने हुए हैं, उनमें थोड़ी बेहतरी आती है। नवपाषाण काल जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व था, ये लगभग सभ्यता के नजदीक तक पहुंचा दिया, यानी कि पत्थरों का ऐसा इस्तेमाल आना शुरू हुआ जिस समय आप कह सकते हैं कि खेती जिससे किया जा सके। और नवपाषाण काल और जो सभ्यता का समय है उसके बीच के समय को हम कहते हैं, उसके बीच के समय को हम लोग चाकोलिथिक कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। अब ये इसमें नहीं है। ताम्रपाषाण काल क्या है उसको मैं थोड़ा बता दूं। मैं इन सभी चीजों को जो मैंने लिखा है उसे मैं इरेज कर रहा हूं। ताम्रपाषाण काल, जैसा कि नाम
से स्पष्ट है कि इसमें तांबे की उपयोग को बताया गया। यहां पे तांबे का उपलब्धता था। अब ये तांबा एक मेटल था, एक पत्थर और मेटल दोनों का इस्तेमाल जिस टाइम में हो उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया, जो कि नव पाषाण के बाद आया, यानी 2500 ईसा पूर्व के बाद, 2500 ईसा पूर्व के बाद। और ये वही टाइम है ना आईबीसी का। तो आईबीसी में क्या है, ताम्रयुग है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। हालांकि वहां कांसा शब्द इस्तेमाल करता है क्योंकि मनुष्य के पास तांबे के बाद टीन भी मिला, और तांबा और टीन दोनों को मिलाकर कांसा का प्रयोग करना सीखा। एक मिश्र धातु था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जो पहला चैप्टर है इतिहास का परिचय, उसे हम लोग कैसे आगे ले जा रहे हैं। आप यह एक्सपेक्ट मुझसे कर सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे ठीक है कि ये सारी कथा है, कहानी है, जानकारी है, सवाल क्या पूछेगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, वह समय भी आएगा जब मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे प्रश्न पूछा जा सकेगा। ये सभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो इतिहास एक विषय के रूप में आप समझेंगे कैसे, इसके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक स्लाइड होगा जिसे आप देख रहे होंगे कि ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब इसमें जो मैंने पिछले स्लाइड में आपके सामने रखा, जिसमें ये जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक जिसे आप पूरा पाषाण काल कहते हैं, उस पूरा पाषाण काल को आप ऐसा समझो कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा पाषाण काल है। इसको मैं एक ब्रैकेट में दिखाना चाहता हूं एक जानकारी साझा करने के लिए। वो क्या है कि यह जो टाइम है जो लगभग 3.5 मिलियन वर्ष से लेकर 10,000 साल तक पहुंचा या 9,000 साल तक पहुंचा, वह समय के लिए एक खास शब्द गढ़ा गया, और वह शब्द क्या है, प्लीस्टोसीन, जिसका मतलब होता है हिम युग। यानी कि उस समय तक पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, खेती के लायक वातावरण नहीं था, शिकार किया जा सकता था, मनुष्य शिथिल सीमित जगहों पर रहते थे। उसके बाद का जो समय है वह है होलोसीन, जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये जो दो हिस्सा है। नियोलिथिक यानी जो 2500 ईसा पूर्व है ना, उसके बाद से चाकोलिथिक, चालकोलिथिक 2500 ईसा पूर्व के आगे। तो ये जो पैलियोलिथिक एज था, उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर देख पाएंगे कि तापमान में वृद्धि हो रही है। ये हिम युग था, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तापमान जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकृति में परिवर्तन आएगा। जल के स्रोत बाहर निकलेंगे, जमीन बाहर निकलेगा, पत्तियां बाहर निकलेंगी, हरे भरे मैदान आएंगे। तो जो खेती के लायक वातावरण होगा, डोमेस्टिकेशन के लिए होगा, ये फैलाव आएगा। यानी हमारी पृथ्वी जो है, जो आज नजर आती है, वो हमेशा नहीं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो थोड़ी बहुत पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो उसे थोड़ा जोड़ने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। वैदिक एज में एक नदी जो मिसिंग है, जिसके बारे में चर्चा थोड़ी कम है, वो है गंगा नदी। विश्वास नहीं होता कि गंगा नदी, जिसे वर्तमान में हम इतना बेहतर, शुद्ध, पवित्र मानते हैं, वो वैदिक एज में महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। क्योंकि उस समय किसी दूसरे रिवर का महत्व है, नदी तमा जिसे कहा गया, सरस्वती नदी को कहा गया। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण हो सकता है कि हो सकता है ज्योग्राफिकली उस समय सरस्वती ज्यादा
मजबूती से ज्यादा बेहतरीन स्थिति में उपस्थित हो और गंगा नदी उतनी स्थिति अच्छी ना हो। आज गंगा नदी ज्यादा बेहतर है। तो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट ह्यूमन हिस्ट्री को प्रभावित करता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मुझे देना था जो मनुष्य से संबंधित है, मनुष्य की कहानियों से संबंधित है, जो मैं बार बार टाइमलाइन को लेकर आपके सामने आता हूं तो उसकी चर्चा मैं कर दूं कि ये क्या है। अब आप ईसा पूर्व सुनते होंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है एडी, जो बाद में जाकर हो गया सीई। ये क्या है, इसकी थोड़ी कहानी समझते हैं। आपको मैं बताऊं कि इतिहास एक विषय के रूप में आप भारतीयों को एक इतिहास विषय के रूप में पढ़ते हुए हमने पहले कभी नहीं देखा। यही कारण रहा कि इतिहास के पिता के रूप में एक नाम आता है और वह नाम है हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहते हैं बाबू? तो उनका नाम है इतिहास के पिता, मतलब इतिहास एक विषय के रूप में शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है हेरोडोटस को दिया जाता है, हेरोडोटस। अब देखो, ये जिन जगहों पर थे उनकी जो इंक्लाइनेशन है वो क्रिश्चियनिटी है, और उन्होंने जेसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह के जन्म को बेंचमार्क माना। तो उनके जन्म के बाद को कहा एनो डोमिनो। इसका मतलब होता है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, मतलब वो समय जिस समय ईश्वर है या उनके बिलीफ, और एक समय जो नहीं है, तो उसके लिए बीसी शब्द इस्तेमाल किया, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन जैसी जैसी दुनिया आगे बढ़ी, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में, वैसे लोग जो इस सिद्धांत को नहीं मानते होंगे वो विरोध करेंगे, कहेंगे कि मैं किसी खास को मानता हूं, उससे ही बेंचमार्क लिया जाए। तो पूरी दुनिया एक असमंजस की स्थिति में आ जाती है। जो अचीवमेंट्स जो टाइमलाइन में प्राप्त हुए हैं उनकी गणना में परेशानी आती, तो बीच का एक रास्ता निकाला गया, और इसकी जगह पे जो सीई शब्द इस्तेमाल किया गया उसका मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, या हिंदी में इसे हम कहते हैं ईस्वी। और जो बीसी है उसे हमने शुरू कर दिया कहना बीसीई। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो जो भारत की कहानी है वो कहां से शुरू होती है? इसी टाइमलाइन के हिसाब से कोई 2500 ईसा पूर्व से। हालांकि इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उस इतिहास में अभी भी हम लोग कहां हैं? अभी भी हम स्टोन एज को समझेंगे, जो कि बिफोर कॉमन एरा 2500 ईसा पूर्व से भी पहले की कहानी, पहले सिविलाइजेशन के पहले। तो बीसीई मींस बिफोर कॉमन एरा, और दूसरा जो है सीई मतलब कॉमन एरा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टाइमलाइन से संबंधित अगर कंफ्यूजन होता होगा बहुतों को अगर, तो यहां पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारी जो चर्चा का विषय था आज, जो पहला हिस्सा हम लोग शुरू कर रहे थे वो था इतिहास का, भारत के इतिहास का परिचय। भारत के इतिहास का परिचय, पहला हिस्सा भारत के इतिहास का परिचय। इस चैप्टर में हम लोग बहुत बेसिक बात समझेंगे, जिसमें यह जानने का प्रयास कर रहे हैं हम कि इतिहास क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे नाम जो काफी प्रसिद्ध होते हैं, जैसे हेरोडोटस का नाम, जेम्स मिल का नाम, या फिर डॉक्टर प्राइम रोज का नाम, ये कभी कभी क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। अगर इनकी कहानी आप नहीं जानते हैं तो सरप्राइज हो जाएंगे, आपसे ये प्रश्न छूट जाएगा। राइट। दूसरा, इतिहास को पढ़ा कैसे जाए? तो इतिहास काफी तार्किक है, काफी तार्किक है। अपने या स्वयं के मन से गढ़ा हुआ कोई तथ्य नहीं है, यह पूर्णतः तार्किक है, स्रोत पर आधारित है।
सही शब्द स्रोत पर आधारित। तो इसे स्रोत क्या है, यानी इतिहास को जो पढ़ने के स्रोत हैं वो क्या है? तो ब्रॉडली इसके दो स्रोत हैं, लिखित। अब आपने पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक काल में तो कोई लिखित नहीं था, तो लिखित और अलिखित। अलिखित में क्या होता है? अलिखित में क्या होता है? अलिखित में होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना। तो जो बेसिक बात एक रही शुरुआत करने के लिहाज से, वो आज मैंने आपके सामने रखा। आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे? तो इतिहास के स्रोत को देखेंगे आने वाले समय में, यानी कि अगला जो क्लास होगा आपका, वो पहला जो चैप्टर होगा वो कंटिन्यू होगा, और उसमें हम लोग देखेंगे इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत, और यहां से पूछा जाता है पूरा प्रश्न। इसका हम लोग पूरा डिवीजन देखेंगे, है ना, इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं, इस लिटरेरी एविडेंसेस को भी हम दो हिस्सों में बांट देंगे, एक रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस। ठीक है, तो सोर्सेज में क्या क्या है, ये हमारा टॉपिक होगा कल का। कल से हम लोग ये काम ये भी करेंगे कि जैसे ही लेक्चर एंड होगा वैसे ही उस लेक्चर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो भरोसा रखें, जुड़ें, समझने का प्रयास करें। जहां कहीं समझने में परेशानी होती है उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक निवेदन जैसा है, इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है और काम करने की तत्परता आती है। ये जो भी मैं क्लास दूंगा उसका उद्देश्य होगा कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो, बीएसएससी की जितनी भी परीक्षा है वो, या बीपीएसएससी की जितनी परीक्षाएं हैं वो, या कोई अदर एग्जामिनेशंस हैं वो, एसएससी की परीक्षा है वो, जितनी भी वैसी परीक्षाएं जिसमें जीएस पूछा जाता है और जिसमें हिस्ट्री एक सेक्शन है, वो आपको एक भी सवाल इस खंड से ना छूटे, आपको एक नौकरी पक्का मिले, इसकी वजह से आप कम स्कोर ना ला पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।